पाकुड़ में रामनवमी जुलूस पर रोक का मामला गरमाया। भाजपा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण और आस्था पर चोट का लगाया आरोप। पार्टी का आज से गांव बस्ती चलो अभियान। राज्य भर में रामनवमी पर कल दिखा राम भक्तों का उत्साह। निकली भव्य शोभा यात्रा। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में खास और आम सभी की दिखी भागीदारी। देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद। रांची में गांजा के साथ 4 पकड़ाए। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त। आईईडी बरामद। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। भुवनेश्वर में कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पाकुड़ में रामनवमी जुलूस पर रोक की खबर से। पाकुड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रामनवमी जुलूस पर रोक का मामला गर्मा गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि पाकुड़ में प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के रामनवमी जुलूस पर रोक लगाना राज्य सरकार की सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम चिंताजनक है। श्री सोरेन ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा को अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो वह फिर किस लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकुड़ में आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर भी चिंता जताई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि राज्य में तुष्टीकरण नहीं बल्कि सभी के साथ न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। सनातन धर्म के पर्व त्योहारों के दौरान लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो आस्था पर चोट है। श्री दास ने कहा कि संविधान ने सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी है। सरकार के इस सनातन विरोधी रुख का सनातनी, मूलवासी और आदिवासी जवाब देंगे। राज्य भर में रामनवमी पर राम भक्तों का उत्साह दिखा। राजधानी रांची भी राममय नजर आई। शोभा यात्रा में खास और आम सभी शामिल हुए तथा भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में भागीदारी सुनिश्चित की। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी रामनवमी पर राम भक्ति में लीन दिखे। उन्होंने रांची में रामनवमी महोत्सव पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान तलवारबाजी कर उन्होंने सभी को अचंभित कर दिया। श्री सेठ ने सभी से भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के समावेशी और समग्र विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी रामनवमी पर राम भक्तों का उत्साह देखते ही बना। कोडरमा के झुमरी तिलैया में देर रात तक रामनवमी को लेकर झांकियां निकलती रहीं। राम भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहीं। इस दौरान राम भक्तों ने अस्त्र शस्त्र के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए। नारी शक्ति की भी इसमें भागीदारी दिखी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा में रामनवमी महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाठियां भांजी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। अखाड़ों के सदस्यों और राम भक्तों ने भी इस दौरान एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। जामताड़ा शिव मंदिर कमेटी द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकी निकाली गई जो आकर्षण का केंद्र रही। और राम नवमी और राम फिल्मों को आता है और राम का एक ही लक्ष्य है जैसे एकदम सब लेके चलना, सबका मन को सीखना, आपसी भाईचारे को मजबूत करना। रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है और जामताड़ा नगर में
कई ऐसे अखाड़े हैं, बहुत पुराने ऐतिहासिक अखाड़े हैं जहाँ पे रामनवमी मनाई जा रही है और पूरे धूमधाम के साथ शांतिपूर्वक हम लोग भगवान राम के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। गुमला में भी कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा में सांसद सुखदेव भगत और पूर्व विधायक कमलेश उरांव सहित बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। दुर्गा वाहिनी की युवतियों ने भी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पश्चिमी सिंहभूम में भी रामनवमी की छटा देखते ही बनी। विभिन्न अखाड़ों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। युवतियों ने इस दौरान पारंपरिक कला भी प्रदर्शन किया। और हजारीबाग में रामनवमी की भव्यता और दिव्यता ने सभी को आकर्षित किया। रामनवमी पर समूचा शहर राममय नजर आया। रामनवमी पर महिला सशक्तिकरण का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। महिलाओं ने तलवार और लाठी के साथ करतब दिखाकर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। इधर लौह नगरी जमशेदपुर में आज रामनवमी विसर्जन जुलूस का भव्य अखाड़ा विभिन्न स्थानों से निकलेगा। कल कई जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में खास और आम सभी शामिल हुए। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। स्थापना दिवस के सिलसिले में आज से प्रदेश भाजपा का गांव बस्ती चलो अभियान शुरू हो रहा है, जो 12 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता स्वच्छता कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदिरों, जलाशयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की जाएगी। संध्या चौपाल के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। आपातकाल, मीसाबंदी और कार सेवकों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम आयोजित होगा। गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा पार्टी के विधायक, सांसद और समिति के अन्य सदस्य आज गुजरात जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 11 अप्रैल को राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे रांची में अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राजनीतिक दलों के सुझावों पर भी विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को उद्यमशील गतिविधियों में बढ़ावा दे रहा है। इस योजना का लाभ लेकर रांची के व्यवसायी भी उन्नति की राह पर हैं। एक रिपोर्ट। मुद्रा लोन योजना का पहला हम लिए और उसके बाद अपना स्टेबल हो गए। मुद्रा लोन से ही मेरा दुकान का तरक्की हुआ और अब हमको फिर से बुलाया जा रहा है। 10,000 का लोन लिया, बिजनेस बढ़ाया, बिजनेस में बहुत अच्छा मतलब इनकम भी हुआ और टोटल पैसा हम अभी उसको मतलब जमा कर दिए। ये 50,000 लेके बिजनेस को बढ़ाते हुए लाख, फिर 50 जब चुकता कर देता है तो फिर लाख लिया है, लाख का बाद में 2 लाख लेता है, 2 लाख का बाद में 2.5 लाख रुपया लिया है और बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय में दिन के 1 बजे से होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
देवघर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इधर रांची में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ITI बस स्टैंड के पास मादक पदार्थों की खरीद बिक्री का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने सप्लायर और 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लगभग 4.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। जिले के सारंडा क्षेत्र अंतर्गत जराईकेला थाना इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान एक शक्तिशाली IED बरामद किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। बंकर से भी कई चीजें बरामद की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की आज से मौद्रिक नीति समिति की 54वीं समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 9 अप्रैल को दी जाएगी। है। मुद्रास्फीति में कमी से केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश है। अमेरिका की तरफ से जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गई हैं और ऐसे में घरेलू मोर्चे पर भी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर RBI रेपो दर में कटौती करता है तो इससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकेंगे। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले बीते वर्ष की आखिरी मीटिंग में RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य इस बार स्वास्थ्य दिवस का विषय है। माताओं और शिशुओं का स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार और समुदाय की नींव है, जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है और आशाजनक भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम है मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य इस वर्ष का शीर्षक है। आवश्यकता है कि मातृ व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सब में जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। मां बनने की प्रक्रिया मां और बच्चे के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है, जिसमें महिला पर अपनी और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। गर्भावस्था की योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। बच्चा स्वस्थ हो, इसकी शुरुआत गर्भधारण से पहले होनी चाहिए। गर्भावस्था वो समय है जब एक महिला को सबसे अधिक देखभाल और परहेज की आवश्यकता होती है। कई ऐसे कारक हैं जो शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मां के स्वास्थ्य की दशा, गर्भावस्था में की गई देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पोषण, पर्यावरणीय कारक जैसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे या विकिरण के संपर्क में आना, कीटनाशक जैसे हानिकारक पदार्थों का संपर्क, गर्भावस्था में कोई रोग या संक्रमण, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा, साथ ही आनुवंशिक कारक भी शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। गर्भावस्था के दौरान तनाव भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गर्भवती महिला को पहले से कोई बीमारी हो या गर्भावस्था में देखभाल के दौरान कोई लापरवाही हो तो शिशु पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। आवश्यकता है कि गर्भावस्था के लिए पहले से योजना बनाई जाए, समय समय पर जांच करवाएं और स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। साथ ही प्रसव अस्पताल में हो किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही किया जाए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना तो आवश्यक है ही, साथ ही शिशु जन्म के बाद
उचित टीकाकरण कराना, संक्रमण से बचाव करना और शिशु के आहार पर विशेष ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप गर्भावस्था के बारे में सोच रही हैं, तो गर्भधारण से पूर्व एक विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए। ये आपकी गर्भावस्था की योजना और आपके शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन हुआ। की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में सुबह से एक भव्य कॉमन योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन की शुरुआत हुई। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा ले चुके हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। हर साल इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी भागीदारी के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए रांची में प्रशासनिक महकमा हरकत में दिख रहा है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने फीस कमेटी के गठन को लेकर निजी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। उन्होंने विद्यालय स्तर पर फीस कमेटी और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया था। रुक कर लेते मौसम का। देश के कई हिस्सों में गर्मी का सितम बढ़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिन तक भीषण लू चलने की आशंका है। बात करें अगर गुजरात और सौराष्ट्र के साथ कच्छ क्षेत्र की और साथ ही मध्य प्रदेश की, तो 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। इधर राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कुछ कमी के भी आसार हैं। चक्रवातीय प्रवाह के कारण मौसम में आज से कुछ बदलाव की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 12 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं कारोबार जगत पर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवार 9 अप्रैल को निर्यातकों के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक में ट्रंप प्रशासन के 26% अतिरिक्त पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर बात होगी। टाटा मोटर्स की प्रीमियम कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक दिया है। कंपनी ने ये फैसला ट्रंप की टैरिफ नीति से बचने के लिए किया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कई स्टोर बिना अनुमति के चल रहे हैं। इसमें गैर कानूनी तरीके से वाहन बेचे जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2395 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस डॉक्टर रेड्डी होल्डिंग लिमिटेड के साथ विलय को लेकर है। ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी स्विगी एक बार फिर से टैक्स डिमांड नोटिस का सामना कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2 टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इन दोनों नोटिस में 165 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई है। एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि अमेरिका के जवाबी शुल्क लगाए जाने के बाद दुनिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 1 या 2 सप्ताह में अमेरिकी सीमा शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाने की उम्मीद है। 1 से 4 मई तक मुंबई में वेव समिट का आयोजन होगा। यह नवोदित फिल्मकारों के लिए भी बड़ा मंच होगा। फिल्म मेकर और एनिमेटर कार्तिक महाजन की फिल्म फुलदेई का वेव्स 2025 के अवार्ड इन एक्सीलेंस के लिए चयन हुआ है। वेव्स के मंच पर सजेगी फुलदेई। जी हां, विश्व मीडिया जगत के तमाम क्षेत्रों को
एक छत के नीचे लाने के मकसद से भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मुंबई में आयोजित कर रहा है प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स। ये अपने किस्म का पहला शिखर सम्मेलन है जो 1 मई से 4 मई तक मुंबई में प्रस्तावित है। वेव्स शिखर सम्मेलन एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसमें मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे रेडियो, सोशल मीडिया, फिल्म निर्माण, रील मेकिंग, एनिमेशन, गेमिंग, ब्रॉडकास्टिंग सहित 32 क्षेत्रों में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज प्रतियोगिताओं के माध्यम से देश भर के इन क्षेत्रों से जुड़े पेशेवरों और युवाओं को वैश्विक मंच प्रदान करना है। इन तमाम प्रतियोगिताओं में आई एंट्रीज में कुछ के विजेता घोषित किए जा चुके हैं और कुछ अंतिम चरण के लिए चुनी गई है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत शोरील शॉर्ट्स मेकिंग वर्ग में उत्तराखंड के देहरादून निवासी फिल्म मेकर और एनिमेटर कार्तिक महाजन की राज्य के लोक पर्व फूलदेई पर बनाई गई लघु एनिमेटेड फिल्म को अवार्ड इन एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। इस वर्ग में देश भर से आई कई एंट्रीज में से कुल 26 को ही चुना गया है, जिनमें से कार्तिक महाजन की एनिमेटेड लघु फिल्म फूलदेई भी शामिल है। कार्तिक ने बताया कि उनकी फिल्म वेव्स के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुनी गई है। इससे वह और उनकी टीम बेहद खुश। वेव्स समिट को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। वेव्स पैवेलियन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के कोने कोने से और दुनिया भर से स्टार्टअप और उद्योग के महारथी जुट रहे हैं। इसमें खास है वेबएक्स पवेलियन। इस वक्त सभी की निगाहें टिकी है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स पर, जिसका आयोजन 1 से 4 मई के बीच होगा। मुंबई में इसकी झलक देखने को मिल रही है। वेबएक्स पवेलियन में ये ऐतिहासिक सम्मेलन वैश्विक दिग्गजों, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ एक मंच पर ला रहा है। ये डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत कर रहा है। वेबएक्स एक वेब एक्सेलरेटर है। इसके जरिए स्टार्टअप्स को वेब समिट में निवेशकों के लिए अपने आइडियाज पिच करने का भी मौका मिल रहा है। कैसे वेब्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा, वेबएक्स पवेलियन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने। ग्लोबल बनाने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ है, उसी तरह से भारत की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाने के लिए आपके सामने आ रहा है वेबएक्स लाइव। वेबएक्स एक तरह का अपना प्लेटफॉर्म है, अपने देश का प्लेटफॉर्म है, जो देश की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाने का काम करेगा। इसमें AVGC, XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी, सोशल मीडिया, जनरेटिव AI, म्यूजिक, ब्रॉडकास्टिंग, कॉमिक्स, एडवर्टाइजिंग, गेमिंग, रेडियो जैसे वो तमाम क्षेत्र जिसमें मीडिया के स्टार्टअप अपने आप को पूरे ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका होगा। मुंबई में ये वेबएक्स का आयोजन किया जाएगा और आईएनबी यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट डायरेक्टर विनीत कौर इस वक्त मेरे साथ हैं। विनीत जी, ये क्या पूरा प्रोग्राम है और कैसे मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो है ये मई में हो रहा है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के विजन के साथ ये चलता है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। तो वेव एक्सेलरेटर बेसिकली अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए हैं जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ पिच इन करेंगे इन्वेस्टर्स को, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स हैं, और बहुत सारे डोमेन्स हैं इसमें, जैसे एनिमेशन हो गया, AVGC, XR हो गया, फिल्म्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी स्टार्टअप्स कोलैबोरेट कर सकते हैं ग्लोबल लीडर्स के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि 2016 में जो शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया की, और आज आप देखिए कि 200-250 स्टार्टअप से 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप इस वक्त इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं और तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है स्टार्टअप के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए भी ये जो शुरुआत 2025 में आ रही है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टार्टअप मोमेंट है। कैमरामैन ललित के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर।
7 अप्रैल साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष इकाई के रूप में की गई। WHO का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, यूरोप और पूर्वी मध्य सागर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। WHO की स्थापना के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल साल 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का जन्म बनारस में हुआ था। संगीत कला में असीम ऊंचाइयां छूने वाले पंडित रविशंकर को अगर किसी वजह से सबसे अधिक जाना जाता है तो वह है उनका भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने का योगदान। इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए अनुराधा, गोदान, मीरा, पाथेर पंचाली और अपूर्ण संसार समेत कई फिल्मों में संगीत दिया। अपनी कला के बूते कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड के साथ ही भारत सरकार द्वारा साल 1967 में पद्म भूषण और साल 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1999 में पंडित रविशंकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और योग के जरिए हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओरल हाइजीन, मुंह की गंदगी और बीमारियों से बचाव के लिए जानते हैं कुछ क्रियाएं। पहला है जीवमूल शोधन और दूसरा है गंदेश। जीवमूल शोधन के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे और हमारी पहली 2 उंगलियों से जीभ को साफ करेंगे पीछे तक, उतना जब तक कि हमें उल्टी जैसा महसूस ना हो जाए, पर उल्टी नहीं करनी है। उसके बाद मुंह में पानी भरेंगे, मुंह को साफ करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। गंडूश क्रिया के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे, हथेली से पानी भरेंगे, मुंह में लेंगे और पूरे मुंह को पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, ऊपर नीचे पूरी तरह से अच्छे से पानी से साफ करेंगे और उस पानी को फेंक देंगे, इस प्रकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकुड़ में रामनवमी जुलूस पर रोक का मामला गरमाया। भाजपा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण और आस्था पर चोट का लगाया आरोप। पार्टी का आज से गांव बस्ती चलो अभियान। राज्य भर में रामनवमी पर कल दिखा राम भक्तों का उत्साह। निकली भव्य शोभा यात्रा। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में खास और आम सभी की दिखी भागीदारी। देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद। रांची में गांजा के साथ 4 पकड़ाए। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त। आईईडी बरामद। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। भुवनेश्वर में कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन।